Hello everybody. Once again I am welcoming to you all in this class. Dear students, as we are studying the chapter chemical bonding and molecular structure. So बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने बॉन्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखी थी. Now today we will continue this bond once again over here, and today we will try to understand something more about the bond. There are some terms, some parameters which are related to the bond that we will understand today. For example, bond length. Okay, bond length. Number second is the bond angle. Okay, number third is the bond enthalpy, right? Bond enthalpy. And number four is the bond order. So my dear all the students, these are the four terms for which we have to study over here. इसके साथ ही हम आज के वीडियो लेक्चर में कुछ और भी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. बच्चों, ये बॉन्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं. इनमें आप सबको थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो आज हम इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड और इनको किस तरह से हम कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो कुछ भी डाउट है वो क्लियर हो जाए. यहाँ पर मैंने चार चीजें लिखी हैं बच्चों. द फर्स्ट वन इज द बॉन्ड लेंथ, द लेंथ ऑफ द बॉन्ड मीन टू से. सेकेंड वन इज द बॉन्ड एंगल. ओके, what should be the bond angle and how can we define the bond angle. Number third is the bond enthalpy. Enthalpy, you are knowing about the energy, and the fourth one is the bond order. So one by one we will try to understand the things. I am requesting to you that whatever I am writing over here on the board, you please try to note it down in your copy, by which you can better understand. Okay, so whenever you have to write these things, you please pause the video and note it down, all these notes which I am going to write on the board. So let's start from the first point, that is the bond length. Okay, number one बच्चों is the bond length, mean to say length of the bond, right? बच्चों, आप सब ये जान रहे हो कि अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है? जैसे कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, इवन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड आज हम कुछ चीजों को समझेंगे भी, आपको मैं उन बातों को बताऊंगा भी. अब यहाँ पर जो बॉन्ड की लेंथ है, जब भी कोई भी दो एटम आपस में कंबाइन होकर के बॉन्ड बनाता है, सो देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन देयर न्यूक्लियाई आल्सो. सपोज ये कोई भी एक एटम है, एटम ए, एंड दिस वन इज द एटम बी, राइट? इन दोनों एटम के बीच में सेंट्रली एक न्यूक्लियाई भी होता है, आप ये सब जानते हो. इन न्यूक्लियस के जो सेंट्रली लोकेटेड पार्ट, दैट इज द न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, दिस एवरेज डिस्टेंस इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ. ओके, जो कि इनके अलग अलग अपने अपने न्यूक्लियस से बाहरी जो शेल होती है, यानी कि हम इनको एटॉमिक रेडियाई के नाम से जान सकते हैं, उनके रेडियस के सम के बराबर होती है. ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इसकी बात करें कि ये जो एटम है, इसकी जो इंटरनली रेडियस है वो है स्मॉल r a, और इस बी वाले एटम की
जो इंटरनली रेडियस है दैट इज द स्मॉल आर बी। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, सपोज अगर हम दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को r से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, सो दिस कैपिटल R विल बी नोन एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, इट विल बी इक्वल टू द RA प्लस RB। Okay बच्चों, so the bond length which we can define as the average distance, okay, the average length between the two nuclei of the bonded atoms। जो कोई भी दो एटम आपस में बॉन्ड होते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस निकलती है उस एवरेज डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा हम और भी बॉन्ड लेंथ के बारे में थोड़ा सा और हम ये देखें। आप ये जान रहे हो बच्चों कि बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ओके, डबल बॉन्ड भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। जब तो सिंगल बॉन्ड है, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कि न्यूक्लियस के बीच की जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है वो सिंगल बॉन्ड में होती है, जबकि उससे कम डबल बॉन्ड में, और सबसे जो नजदीक के होते हैं, नियरेस्ट न्यूक्लियाई होते हैं, वो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। ओके, जैसे अगर मैं ये कहूं कि सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ है तो कार्बन कार्बन के बीच की सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी और इससे कम जो डिस्टेंस होगी वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच की होगी। सबसे ज्यादा डिस्टेंस उससे कम, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से कम होगी, और इससे भी कम लेंथ होती है ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है बच्चों, सो सबसे कम जो लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड में होगी। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सो नाइट्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो जो बॉन्ड लेंथ होगी उससे कम बॉन्ड लेंथ वो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की होगी, और उससे भी कम लेंथ नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की होगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस और ज्यादा पास होते चले जाते हैं, सो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती चली जाती है। ओके, ये तो बात थी बॉन्ड लेंथ की। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे अबाउट द बॉन्ड एंगल की। ओके, सो प्लीज कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बॉन्ड एंगल। Okay, next one is bond angle। बच्चों बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बेसिक आपको यहां पर यह समझना होगा कि जब भी एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन करता है तो कंबाइन करने पर उनके बीच के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिन भी ऑर्बिटल्स में मिलते हैं उन ऑर्बिटल्स के बीच का जितना भी एंगल होता है वी कैन डिफाइन एज द एवरेज एंगल, ओके, बिटवीन द ऑर्बिटल्स, ओके, बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स in which the bonding electrons are found in the molecule, right? अब इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड एक एटम होता है और उसी सेंट्रली लोकेटेड एटम के साथ में बाकी के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के साथ में ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं ये कहूं कि CH4
मॉलिक्यूल है, मींस मीथेन मॉलिक्यूल है। इस मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन ये सेंट्रली लोकेटेड एटम होगा और इसके साथ में 4 तरह के हाइड्रोजन आपस में कुछ इस तरह से कंबाइंड होते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, दिस कार्बन विल बी नोन एज द सेंट्रल एटम। इनके बीच में अगर हम बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कोई भी एक ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इन 1, 2 और ये 3, इनके बीच के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स के बीच का जो एवरेज लेंथ का जो एंगल का वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज नोन एज द बॉन्ड एंगल। जैसे यहां पर हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ऑर्बिटल्स हैं, इनमें लगभग 109.5 डिग्री का एंगल मिलता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम H2O की बात करें तो H2O से रिलेटेड यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके बीच का जो एंगल होता है, दिस एंगल इज नियर अबाउट 104.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल्स को हम डिग्री में या फिर मिनट में या फिर सेकंड में अलग अलग तरह से डिनोट करते हैं। सो इन द नटसेल वी कैन से दैट द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, ओके, इज नोन एज द बॉन्ड एंगल, which is related to the centrally located atom, okay। so ये बॉन्ड एंगल की बात हो गई। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग तरीके के बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट वन इज द बॉन्ड इंथैल्पी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने टर्म की तरफ, दैट इज नोन एज द बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी क्या है बच्चों? आप शायद ये जानते भी हैं अच्छी तरह से, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया भी कि जब भी कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड कंट्रीब्यूट करता है, बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाने पर एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी निकलती है। इस तरह से अगर हम ये देखें, जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं और ये बॉन्ड बन करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ गया और जुड़ करके ये H2 मॉलिक्यूल इसने बनाया, ठीक है। सो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम आपस में कंट्रीब्यूट करके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इन हाइड्रोजन एटम्स में से एनर्जी रिलीज होती है। अब जब तो ये हाइड्रोजन एटम आपस में ज्वाइंट हैं, तो अगर हम इन्हें तोड़ें तो तोड़ने पर यानी कि ब्रेक करने पर फिर से हमें उतनी ही अमाउंट की एनर्जी की जरूरत होती है, तभी जाकर के ये हाइड्रोजन के एटम्स आपस में टूटेंगे, राइट। सो टूटने के लिए जितने अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज द बॉन्ड इंथैल्पी। हम इसे डेफिनेशन वाइज में ऐसे कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके। अब इसके लिए हमें एक अमाउंट लेना होगा और अमाउंट को हम मोल में लेते हैं, ठीक है, मोल में। और हमारी जो एनर्जी आती है, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी किलो जूल में आती है, ठीक है, किलो जूल। अब यानी कि 1 मोल किलो जूल पर मोल, इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी की यूनिट होती है,
this is the unit of the bond enthalpy which we consider as the kilojoule per mole. इसको समअप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक मोल मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितने भी अमाउंट में किलो जूल में जितने भी अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज नोन एज द बॉन्ड इंथैल्पी। अलग अलग मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए अलग अलग अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए लगभग, जैसे ये H2 मॉलिक्यूल है, इस H2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम में ब्रेक करने के लिए लगभग 435 435.8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की जरूरत होती है तोड़ने के लिए। सो बॉन्ड एंथैल्पी इसकी ये होगी। ओके, सो बॉन्ड एंथैल्पी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज द बॉन्ड ऑर्डर। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। ओके, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहां पर बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड हम ये देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं। सो दिस बॉन्ड ऑर्डर, मैं यहां पे डेफिनेशन अगर लिखूं, इट कैन बी डिफाइंड एज the number of numbers of bonds between two atoms in a molecule। ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड्स एसोसिएट होते हैं, उन बॉन्ड्स को हम बॉन्ड ऑर्डर के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये मिलकर के बनाया इसने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दो एटम हैं, इन दोनों एटम के बीच में कितने बॉन्ड लगे हैं? यहां पर हमें दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है। ओके, सो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बात करूं, सो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलकर के O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो यहां पर इनका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, these two numbers। अगर नाइट्रोजन की बात करें, सो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को बनने के लिए ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत अगर है, तो यहां पर N2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स एसोसिएटेड होते हैं, दैट नंबर इज नोन एज द बॉन्ड ऑर्डर। ओके बच्चों, सो इस तरह से इन चारों चीजों को हमने यहां पर समझने की कोशिश करी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हुई होंगी। नेक्स्ट हम यहां पर एक बॉन्ड के बारे में और डिस्कशन करेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज द डेटिव बॉन्ड। सो चलिए थोड़ा सा हम यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं।
The next one is coordinate bond. Okay बच्चों, coordinate bond, and this coordinate bond is also known as dative bond. बच्चों, this coordinate bond, even it is a type of the covalent bond. You have also understood about the covalent bond, that the covalent bonds are those bonds which are formed between the two atoms by sharing their electrons. तो शेयरिंग करने पर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहां पर जो हम बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, बट थोड़ी सी यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, हम कैसे पहचानेंगे कि कहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। बच्चों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर अमोनिया और अमोनियम आयन, ठीक है, इनके बारे में बताना चाहूंगा। अमोनिया एंड अमोनियम आयन, आप सबने देखा होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, ओके, अमोनिया, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम आयन। बच्चों, यहां पर जो अमोनिया है ये नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन के एसोसिएशन से बनता है। जैसे नाइट्रोजन के पास में आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में 3 हाइड्रोजन एटम एसोसिएट होता है कुछ इस तरह से। सपोज ये हाइड्रोजन, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और तीसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इनके बीच में सिंगल बॉन्ड डेवलप होता है और सिंगल बॉन्ड डेवलप होकर के इनको कुछ हम इस तरह से सिंगल बॉन्ड से एसोसिएट करते हैं, यहाँ और इस तरह से। सो ये NH3 मॉलिक्यूल हो गया बच्चों, ओके। अब इस NH3 मॉलिक्यूल में अगर आप देखो तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा स्पेयर में पड़े हुए हैं। Now these 2 electrons which are not associating with the bond, and that is why these 2 electrons which are known as the lone pair electrons, which we have discussed also, okay, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ओके। अब यही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स which are responsible for making the coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा वहीं पर बनता है जहां पर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन टू से if they are having the some extra lone pair electrons, यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एसोसिएशन करता है। कैसे करता है ये हम यहां पर देखते हैं। ये हमारा अमोनियम आयन है। नाउ इन दिस अमोनियम आयन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड। कैसे बनता है ये जरा हम देखते हैं। जब भी अमोनिया मॉलिक्यूल के पास में, यानी कि कुछ इस तरह से, ओके, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है, बना देता हूं, एक मिनट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, देन यहाँ हाइड्रोजन, ओके, एंड दिस वन इज द लोन पेयर, ओके। ये अमोनिया मॉलिक्यूल, इस अमोनिया मॉलिक्यूल के पास में जब कभी एक हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन आता है इसके पास में, then since this hydrogen atom is not having any type of electron,
इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट जब ये इसके पास में आता है अमोनिया मॉलिक्यूल के पास में, सो अमोनिया मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को हेल्प करता है और हेल्प करने पर अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे कि इस हाइड्रोजन आयन का डुप्लेट पूरा हो जाता है। मींस ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को हेल्प करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम यहां पर इसे ऐसे बना सकते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन सपोज अगर मैंने यहां पर इस तरह से बना दिया, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इसको देने के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से एरो की हेल्प से डिनोट करते हैं। मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो के से इंडिकेट करके दिखाते हैं। अब इस तरह से यहाँ के जितने भी एटम्स हैं, इन सभी एटम्स का अपना डुप्लेट और अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास पहुंच गए, सो इस तरह से इसका डुप्लेट पूरा हो गया, साथ ही साथ बाकी सारे हाइड्रोजन एटम के डुप्लेट पूरे हैं, और इस नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम, इसका ऑक्टेट पूरा है। इस तरह से यहाँ पर जितने भी हैं, इन सभी के पास अपने अपने लास्ट सेल को कंप्लीट करने की कैपेसिटी है। इस तरह से ये आयन यहाँ पर, जिसको कि हम अमोनियम आयन के नाम से जानते हैं, ये फॉर्मेशन होता है। अब इसके ऊपर एक हम पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है हाइड्रोजन की तरफ, दैट मीन्स it will have the little bit partially the positive charge. Okay, so ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये यहाँ पर जहाँ पर बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरह से एरो की हेल्प से जिधर भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उस साइड पर एरो की तरफ से हम दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, उस एटम को हम डोनर एटम कहते हैं, और जो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, then that type of atom will be called as acceptor. Okay बच्चों, acceptor. So donor and acceptor. ये जो हम एरो दिखाते हैं, ये एरो हम डोनर से एक्सेप्टर की तरफ डिनोट करते हुए इंडिकेट करते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, जैसे अमोनियम का ये है, इसी तरीके से हाइड्रोनियम का H3O, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज जैसे आता है। ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में बताई गई चीजें समझ में आई होंगी। और भी ज्यादा आप सब बुक से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, इनको पढ़ने की कोशिश करिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेफिनेशन वाइज और एग्जांपल वाइज और ज्यादा भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं।